हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन 9.8 में। और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं कि ये जो टॉपिक है वो मेडिकल या नीट के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट नहीं है। नीट में कभी भी इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। जेई मेंस में चांसेस कम होते हैं, जेई एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको अब तैयारी करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू गन्स सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 10 मीटर्स फायर्स वन बुलेट ईच विथ इक्वल स्पीड 5√3 आफ्टर सम टाइम इंटरवल। तो दोनों को एक टाइम इंटरवल पे दो बुलेट्स को फायर कर गए हैं बेसिकली। वन गन फायर्स द बुलेट हॉरिजेंटली वाइल अदर एट एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। एक बुलेट को जो है फायर किया गया है हॉरिजेंटली और दूसरे को फायर किया गया है 60 डिग्री से अपवर्ड डायरेक्शन, हॉरिजेंटल से अपवर्ड 60 डिग्री। द टू बुलेट द टू शॉट्स collide in air at a point P, then find time interval between shots। बेसिकली बुलेट्स आपसे पूछा गया है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आपको फिर बोलना है, कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। टेक द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑरिजिन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को आपको ऑरिजिन एज्यूम करना है। चलिए मैं क्वेश्चन को फिर से आपको एक बार समझा दूं। क्वेश्चन मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है यहाँ पर, तो क्वेश्चन को मैं फिर से आपको एक बार समझा दूं। क्वेश्चन ये है कि ये जो आपका टावर है, इस टावर का हाइट है 10 मीटर्स। ए और बी आप दो गन मान लीजिए, ठीक है। अब ए और बी को एक साथ नहीं, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ए और बी को एक साथ नहीं, कुछ दोनों के बीच में कुछ टाइम गैप है, उसके बाद फायर किए गए हैं। मतलब दोनों के बीच में कुछ टाइम गैप है। दोनों का जो स्पीड है इक्वल है, 5√3 आपका दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग स्पीड को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर जो स्पीड है आपका 5√3 इसका भी है, बी का आप इसको नाम दे दीजिए बी, और इसका भी स्पीड आपका 5√3 है। 5√3 दोनों को एक स्पीड से फायर किया गया है। तो पूछा गया है आपका कि अगर ये दोनों कोलाइड करते हैं, अगर ये दोनों कोलाइड करते हैं तो पूछा गया है कि टाइम, दोनों के बीच का टाइम इंटरवल बिटवीन शॉट्स क्या है। और फिर आपको निकालना है कि पॉइंट पी, जिस पॉइंट पे लोग कोलाइड करते हैं तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। ये जूम करना है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऑरिजिन है। तो स्टार्टिंग पॉइंट को आपको क्या मानना है, ऑरिजिन। तो चलिए हम लोग ऑरिजिन मान लेते हैं। आपका ऊपर की तरफ हो गया ऑब्वियसली वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल इस तरफ हो गया क्या, एक्स एक्सिस। हम लोग को ऊपर पॉजिटिव मानना है। इन जनरल हम लोग ऊपर पॉजिटिव मानते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले तो आपको ये इसमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है किसको पहले फायर किया गया किसको बाद में फायर किया गया, वो आपको खुद से पता करना है। तो पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप दोनों का जो बी का जो वेलोसिटी है उसको एक्स और वाई में रिजॉल्व कर लीजिए। तो बी का जब वेलोसिटी आप रिजॉल्व कीजिएगा तो आपका जो वी बी हो जाएगा एक्स में, वी बी एक्स, उसको आप बोल सकते हैं कितना, आप बोल सकते हैं कि 5√3 कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। जो वेलोसिटी ऑफ बी इन वाई डायरेक्शन होगा वी बी वाई, उसको आप बोल सकते हैं कि 5√3 साइन 60। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो आपका एक तरीके से ये 15/2 हो जाएगा। 5√3 इंटू √3/2, तो ये आपका जाएगा 15/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किसको पहले फायर किया गया है। तो देखिए ऐसा बात है कि अगर आप मान लीजिए कि ए को पहले फायर किया जाता तो ए के पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो है 5√3, बी के पास जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 5√3/2, मतलब ए से कम है। तो दोनों का अगर एक्स में वेलोसिटी आप देखा जाए तो बी का एक्स में वेलोसिटी कम है और ए का एक्स में वेलोसिटी क्या है, तो बी का कम है और ए का ज़्यादा है। तो अगर दोनों को सोचिए कि अगर मैं एक साथ भी फायर करूं, मैं अज्यूम करता हूं कि दोनों को बाय द वे एक साथ भी अगर फायर किया जाए तो फिर भी ए एक्स में आगे चलते रहेगा, बी एक्स में पीछे चलते रहेगा। एक्स में बात करूँ, बी हालांकि बी तो ऐसे जाएगा, लेकिन हम लोग बस एक्स मोशन का मेंशन करें तो एक्स के डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी अगर देखा जाए तो ए के पास ज़्यादा है तो ए जल्दी जल्दी चलेगा, ए ज़्यादा तेज चलेगा, बी इसके हमेशा पीछे रहेगा। कितना भी हो जाए बी क्या रहेगा, उसको पीछे रहेगा। तो बेसिकली क्या करना होगा कि ए को जो है वो बी के कुछ देर बाद फायर करना होगा, क्योंकि ए का जो है एक्स में वेलोसिटी क्या है ज़्यादा।
तो कोलिजन तो होना है तो दोनों को एक साथ आना ही है। सपोज कीजिए कि ये पार्टिकल दोनों कोलाइड किया, तो कोलाइड कुछ ऐसे करेगा। सपोज कीजिए कि बी ऐसे पाथ फॉलो करता है, ठीक है, और ए कुछ ऐसे पाथ फॉलो करता है। तो ए जो है, ए का एक्स का कंपोनेंट अगर ज़्यादा है तो ए जल्दी जल्दी मूव करेगा एज कंपेयर टू किसके, बी के। तो बी के अगर जल्दी जल्दी वो मूव करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ए को थोड़ा देर बाद फायर करेंगे। अगर ए को कुछ देर बाद फायर करते हैं तो बी यहाँ थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, बी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद ए को फायर कर देंगे तो दोनों एक साथ यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि ए के पास ज़्यादा वेलोसिटी है एक्स में, ठीक है। और अगर ए के पास एक्स में अगर ज़्यादा वेलोसिटी है तो एक्स में वो जल्दी जल्दी मूव करेगा। तो हम लोग ऐसा नहीं कि मैं वाई के साथ भी, वाई को आप सोचिए कि मैंने वाई के बारे में क्यों नहीं बताया। देखिए, आपको किसी भी एक डायरेक्शन में सोच लेना है, एक्स में सोचिए या वाई में सोचिए। एक्स में सोचना आसान है तो इसलिए हम लोग एक्स में सोच लिए, ठीक है। तो हम लोग को ऑब्वियस सी बात है कि ए को कुछ देर के बाद फायर करना है। अगर आपको वैसे सोचना है कि हम लोग, अगर आप ये सोचिए कि वाई से अगर सोचने के लिए बोलिए कि वाई से कैसे सोचेंगे, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि देखिए, बी को आपने थोड़ा ऊपर की तरफ फायर किया है, बी को क्या फायर किया है आपने, ऊपर की तरफ। तो आप तो कुछ देर वेट करेंगे ना कि थोड़ा नीचे आ जाए। अगर ए को उसी के साथ फायर करे तो ये तो नीचे चला जाएगा और बी ऊपर ही रह जाएगा। तो आपको बी को अगर पहले फायर किए तो आपको बी को वेट करना होगा कि बी थोड़ा नीचे आ जाए, उसके बाद मैं ए को हॉरिजॉन्टली फायर कर दूंगा ताकि दोनों एक जगह पे क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो ए को बाद में फायर करना है और बी को पहले फायर करना है। होप कि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एक क्वेश्चंस को बनाने के लिए हर चीज़ों को सोचना पड़ता है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन, पहला जो स्ट्रगल होता है आपका समझना है, क्वेश्चन को समझना, वो स्ट्रगल है, वो भी एक तरीके से काफ़ी महंगा पड़ता है हम लोगों को एज ए स्टूडेंट। चलिए, तो हम लोग बात आपको निकालना है टाइम और कोऑर्डिनेट। तो सपोज कि ये पॉइंट पी है, तो मैं करूँगा कि देखिए, कोलिजन का एक रूल होता है कि दोनों प्रोजेक्टाइल्स को सेम पॉइंट पे पहुंचना है एट द सेम मोमेंट, दोनों सेम मोमेंट पे सेम पॉइंट पे होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो अगर बी को आने में यहाँ सपोज कीजिए कि टी टाइम लगता है, बी को आने में कितना टाइम लगता है, टी, और सपोज कीजिए कि ए को फायर किया गया टी डैश टाइम के बाद। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बी को मैंने बोला सपोज किए 10 सेकेंड लगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बी को सपोज किए 10 सेकेंड लगा और ए को आपने 2 सेकेंड के बाद फायर किया। तो ए को एक्चुअली उसको 8 सेकेंड ही, यहाँ से यहाँ आने में बस 8 सेकेंड चाहिए उसको टाइम, 8 सेकेंड में ही ए को वहाँ पहुँचना होगा, ठीक है, क्योंकि ए को कुछ देर अपने 2 सेकेंड के लिए होल्ड कर रखा है, तो उसको बस जल्दी से वहाँ 8 सेकेंड में उसको पहुँचाना होगा। तो मैं बोलता हूँ कि लेट ए इज़ फायर्ड टी डैश टाइम आफ्टर बी। तो जो है ए को हम लोग टी डैश टाइम के बाद फायर करते हैं। तो अगर आप टी डैश टाइम के बाद फायर करते हैं तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन लिखें। तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कितना चाहिए, टी माइनस टी डैश टाइम में उसको वहाँ पहुँचना है। अब तो कंडीशन क्या मैंने बोला कि कंडीशन ये होता है कि एट द सेम मोमेंट बोथ शुड हैव सेम कोऑर्डिनेट, सेम मोमेंट पे दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, सेम। तो जब हम लोग पोजीशन ऑफ ए निकालेंगे, एक कोऑर्डिनेट ऑफ ए विथ टाइम, मतलब कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, अगर हम लोग ए के बारे में बात करें, तो एक्स से अगर लिखा जाए तो एक्स से क्या वैल्यू हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टी, जिसको आप लिख देंगे कितना 5√3, और उसका जो टाइम होगा आपका, एक्चुअली उसको हम लोग टाइम तो टी नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने टी नाम ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। तो आप वेलोसिटी ऑफ ए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको तो फार्मूला तो याद ही होगा, इतना बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए इंटू में लिखने वाला हूँ टी माइनस टी डैश, क्योंकि ए को उतनी देर में ही पहुँचना है। तो आप लिखेंगे 5√3 इंटू टी माइनस क्या, टी डैश। और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए अगर लिखना है तो वाई को याद रखिए, वो ऑरिजिन लेना है, उस स्टार्टिंग पॉइंट को क्या लेना है आपको, ऑरिजिन। तो वाई कोऑर्डिनेट आपको लिखना है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, आपने ऑरिजिन से शुरुआत किया है तो नीचे आएगा, तो हम लोग अपवर्ड को पॉजिटिव लिए हैं, तो यू वाई टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, टी का वैल्यू क्या है, टी माइनस टी डैश स्क्वायर। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 टी माइनस टी डैश स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अगर हम लोग बी के बारे में बात करें,
ठीक है। अगर हम लोग पॉइंट प्रोजेक्टाइल बी के बुलेट बी के बारे में बात करें तो एक्स बी जो होगा, बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, सोचिए कि वी बी एक्स, उसका एक्स कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, इंटू टी करना होगा। वेलोसिटी ऑफ बी इन एक्स डायरेक्शन जो है आप लिख चुके हैं 5√3/2। तो आप लिखिएगा कितना, 5√3/2 इंटू टाइम। टाइम तो टी ही हम लोगों ने रखा है, बी को तो आने में टी ही टाइम लगेगा, तो ये हो गया इक्वेशन कितना, थर्ड। और फिर आप वाई बी, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल बी बात कीजिएगा तो हो जाएगा यू वाई बी इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मैं फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ। यू वाई जो है वो 15/2 इंटू टी है माइनस 5t²। इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन क्या हो गया, फोर्थ। तो अब मैं बोलता हूँ क्या कि फॉर कोलिजन कंडीशन एक ही है कि फॉर कोलिजन दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, सेम मोमेंट पे सेम कोऑर्डिनेट होना चाहिए। मोमेंट मैं बोल रहा हूँ, टाइम नहीं। यहाँ टी का वैल्यू आप मत समझ लीजिएगा। मोमेंट ऐसे है दोनों का सेम ही है, सेम ही मोमेंट, क्योंकि मैंने ए को कुछ देर के बाद फायर किया था, तो उसी कारण यहाँ टी माइनस टी डैश लिख लिया। बहुत लोग को होता है कन्फ्यूजन कि सर आपने तो टी का अलग अलग वैल्यू ले लिया। तो लॉजिक तो समझिए ना, मैंने बोल रहा हूँ कि सेम मोमेंट पे सेम कोऑर्डिनेट होना चाहिए। हाँ, टाइम दोनों को अलग अलग लग सकता है, तो दोनों को वहाँ पहुँचने में टाइम अलग अलग लग सकता है, लेकिन दोनों एक ही मोमेंट पे, एक ही इंस्टेंट पे वहाँ होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अब। तो फॉर कोलिजन आपका होना चाहिए एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी, ए और बी का कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। मतलब आप बोल रहे हैं क्या कि 5√3 इंटू टी माइनस टी डैश शुड बी इक्वल टू एक्स बी विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5√3/2 इंटू टी। आप 5√3 तो कट कर दीजिएगा, यहाँ से एक टी और टी डैश में रिलेशन आ जाएगा, शायद आप देख सकते हैं, जो आपका आएगा 2t माइनस 2t डैश इज इक्वल टू टी। सो द वैल्यू ऑफ t शुड बी इक्वल टू 2t डैश। आपको निकालना क्या है कि टाइम इंटरवल। तो आपको अगर निकालना है टाइम इंटरवल तो बिल्कुल सही है। मैं यहाँ से टी टाइम इंटरवल नहीं है, टी डैश है टाइम इंटरवल। मतलब टाइम इंटरवल कहने का मतलब दोनों के फायर करने के बीच का गैप कितना है, तो गैप तो टी डैश लिया गया है। एक बात को आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल गैप क्या लिया गया है, टी डैश लिया गया है। चलिए अब हम लोग दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि तो आपका दो वेरिएबल्स थे टी और टी डैश। तो फिर आप पुट कीजिएगा क्या कि वाई ए इज इक्वल टू, अगर आप पुट करेंगे वाई बी, तो चलिए वाई ए कितना है आप देख सकते हैं वहाँ 5t माइनस टी डैश। मैं एक साथ पुट करते चल रहा हूँ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को मैं इक्वलाइज कर रहा हूँ। तो 2t माइनस 2t डैश माइनस टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, यू विल हैव 15/2 टी। टी को हम लोग टी डैश पुट करें तो 2t डैश माइनस माइनस फिर कितना है आपका 5t², मतलब 2t डैश स्क्वायर। मैं एक साथ रिप्लेस करते चला गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5t डैश स्क्वायर लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 15t डैश माइनस ये हो जाएगा 20t डैश स्क्वायर। तो आप इसको लिखेंगे तो 25 आप देख सकते हैं। अब टी डैश स्क्वायर, एक तो टी डैश करते हैं 15t डैश, 15 का हो जाएगा टी डैश। तो यहाँ से जो टी डैश का वैल्यू आ जाएगा, एक का आपका टी डैश तो कैंसिल होने वाला है, तो टी डैश का जो होगा 15/25, इट मीन्स 3/5 सेकेंड्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि इफ़ वी ए वी बी, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट रखने की कोशिश किया हूँ, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें बहुत सारे लैंग्वेज लिखे हुए थे, लेकिन उतना हम लोग को ज़रूरत नहीं। इफ़ वी ए इज इक्वल दिस मच, वी बी इज इक्वल टू दिस मच, तो आपका वी ए वी बी दिया हुआ है, बोथ प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली, इसमें एक साथ थ्रो किया गया है, मतलब टी का वैल्यू सेम हो जाएगा दोनों का। देन फाइंड थीटा एंड डिस्टेंस डी इफ कोलिजन टेक्स प्लेस हाफ सेकेंड्स आफ्टर द प्रोजेक्शन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये ए को यहाँ इससे मिलने के लिए आना होगा, बी कुछ ऊपर जाएगा और दोनों कोलाइड कहीं करेंगे, ठीक है। अब वो एग्जैक्ट डायग्राम नहीं पता कि वो ऊपर ज़्यादा टाइम कोलाइड करेगा, नीचे से ज़्यादा टाइम कोलाइड करेगा, लेकिन हाँ आपको पता चल सकता है कि ऊपर ज़्यादा टाइम कोलाइड कर सकता है कि नीचे। बिल्कुल आसान सा चीज़ है। क्यों पता चल सकता है कि देखिए जो टाइम है वो दिया हुआ है कितना, हाफ सेकेंड। तो हाफ सेकेंड करने का मतलब देखिए इसका टाइम ऑफ एसेंट जो होगा 1 सेकेंड होगा, तो ये ऊपर ज़्यादा टाइम ही कोलाइड कर जाएगा। ये जब बी जो है ऊपर जाते रहेगा उसी टाइम पे ए इधर आकर कोलाइड कर लेगा। तो एक्चुअली वी ए ऐसे कुछ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका वी बी। इसको हम लोग
ये वी ए डैश एंड वी बी डैश नाम दे देते हैं, वी ए वी बी हम लोगों ने नाम ले रखा है। चलिए अब को निकालना है क्या, थीटा निकालना है और डिस्टेंस डी निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों को ये दिया गया है कि सेम हाफ सेकेंड्स के बाद कोलाइड करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि सेम टाइम में कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर हम लोग फॉर ए की बात करें, तो ए का अगर बात करें तो आप इसको रिजॉल्व कर लेंगे, वी एक्स ए जो हो जाएगा 20 cos थीटा, आप वी एक्स वी वाई ए अगर बात करेंगे तो जाएगा 20 sin थीटा, ठीक है। चलिए तो ए का अगर बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट ए का कैसे वेरी करेगा, तो एक्स से जो हो जाएगा वो आप लिखेंगे 20 cos थीटा इंटू टी। याद रखिए इसमें दोनों को एक ही साथ फायर किया गया है, तो दोनों हाफ सेकेंड्स के बाद ही वहीं एक ही पॉइंट पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते चलते हैं। ये टी का जो वैल्यू है हाफ सेकेंड्स है, टी का वैल्यू कितना है, हम लोग टी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं हाफ सेकेंड्स 0.5। तो आप लिखेंगे ये हो जाएगा 10 cos थीटा एक्स से, एक्स वाई ए हम लोग बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 sin थीटा टी माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, टी का वैल्यू कितना है आपको पता है, टी का जो वैल्यू है वो है हाफ सेकेंड। तो आप शायद आप समझ सकते हैं जो लिखने वाला हूँ मैं कि जो वाई ए हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो जाएगा वो हाफ आप पुट के तो 10 sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा 5 इंटू टी स्क्वायर, तो 5/4 हो जाएगा, ये वाई ए हो जाएगा। बिल्कुल आपको आंख बंद कर कर ये काम कर देना है, धीरे धीरे आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। चलिए फॉर अगर बी बात करें तो एक्स बी जो है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी, वो देखिए मैं ऑरिजिन यहाँ मान रहा हूँ। आपको एक बात बता दूँ कि ऑरिजिन में ए के पास मान रहा हूँ, इसको मैं वाई एक्सिस मान रहा हूँ और हॉरिजेंटल क्या मान रहा हूँ, एक्स एक्सिस। तो जो बी का तो एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तो बस ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, तो आपको तो पता होगा कि बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसी लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है। तो एक्स बी को मैं डी पुट कर दूंगा, तो एक्स बी को डी पुट कर दूंगा और वाई बी को, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो हो जाएगा वो तो ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 10t माइनस 5t स्क्वायर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू तो फिर से आपको हाफ सेकेंड्स पुट करने हैं, तो आप अगर हाफ सेकेंड पुट कीजिएगा तो कितना आएगा यहाँ से, तो 5 माइनस 5/4, 5 माइनस क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 20 माइनस 5 15/4। तो अब देखिए अब बिल्कुल आसान है, ये इक्वेशन हो गया थर्ड, ये कितना हो गया थर्ड इक्वेशन, और ये कितना हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। तो आप बस क्या कर दीजिए, इक्वलाइज कर दीजिए। आपको क्या करना है कि देखिए मुझे अगर पहले निकालना क्या है, हम लोग को डी निकले, पहले हम लोग को निकल सकता है थीटा, क्योंकि आप अगर फर्स्ट और थर्ड को इक्वलाइज कीजिएगा तो आपका डी वेरिएबल है और थीटा ही वेरिएबल है। तो चलिए पहले हम लोग को थीटा निकल सकता है, तो आप इक्वेशन टू इज इक्वल टू, या ऐसा बोलिए कि आप वाई ए इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, आप वाई भी कर दीजिए, मतलब 2 इज इक्वल टू 4 कीजिएगा, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। तो 10 sin थीटा माइनस 5/4 शुड बी इक्वल टू 15/4। तो आपका हो जाएगा 10 sin थीटा शुड बी इक्वल टू 10/4, आपका 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो sin थीटा आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा 4, सॉरी ये 20/4 हो जाएगा, 20/4, ये आपका हो जाएगा कितना 20/4। तो 20/4 से आप डिवाइड जब करेंगे तो आपका 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मतलब जो कि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। एक चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या कि आपको करना है फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड, ठीक है, एक्स को कोऑर्डिनेट। तो आप अगर कि एक्स इज इक्वल टू एक्स बी, अब फटाफट हो गया। तो एक्स का वैल्यू कितना है, तो एक्स का वैल्यू है 10 cos थीटा, तो आप लिखेंगे 10 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बी इज नथिंग बट डी। तो जो डी का जो वैल्यू हो जाएगा 10,
कॉस थीटा cos 60 आप पुट कर दीजिए, तो cos 60 1/2 होता है, तो आपका कितना हो जाएगा 5 मीटर्स। ठीक है, तो 10 cos थीटा इज इक्वल टू डी, तो ये आपका हो जाएगा कितना 5 मीटर्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये है कि वी दिया हुआ है 10, वी बी दिया हुआ है 5√2, थीटा ए दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा भी दिया हुआ 45 डिग्री, बेसिकली डायग्राम में दिया हुआ, बोथ आर प्रोजेक्टेड एट द सेम टाइम, इसमें याद रखिए सेम टाइम लेना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 15 मीटर्स, देन चेक वेदर दे विल कोलाइड और नॉट। आपको बस चेक करना है कोलिजन होगा या नहीं होगा। तो सपोज कीजिए कि ऐसे जाएगा, अभी तो हम लोग को पता नहीं, इसमें तो दिक्कत ये होगी कि पूछ रहा है कोलिजन होगा या नहीं होगा। तो अब ऐसे केस में अगर आपको पूछता कि टाइम कितना होगा, तो ऑब्वियस है एटलीस्ट हम लोग एक बात का शुरू होते ही कोलिजन हो रहा है। अब इससे हम लोग को यही में कन्फ्यूजन है कि कोलिजन होना है या नहीं होना है। तो इसमें डायग्राम में मैं दिखा भी नहीं सकता हूँ, हम लोग को चेक करना है। तो देखिए चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि दोनों का आप x कंपोनेंट निकाल लीजिए, y कंपोनेंट निकाल लीजिए। तो वी ए का x कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 30, आप बोलेंगे 10 cos 30, जिसको आप बोल रहे हैं कि 5√3। वी ए का y कंपोनेंट आप बोलिएगा 10 sin 30, जो कि आप 5 बोलेंगे। इसका अगर x कंपोनेंट देखिए, वी बी का जो x कंपोनेंट, याद रखिए ऑपोजिट में चल रहा है, तो आप देखिए 45 है, तो आपको पता ही है 5 होता है, और ये भी कितना होगा वी बी वाई जो होगा वो भी क्या हो जाएगा 5 होगा। तो देखिए एक बात तो सर है कि दोनों का y कोऑर्डिनेट हर टाइम पे इक्वल आने वाला है, y कोऑर्डिनेट हर टाइम पे क्या आने वाला है इक्वल, क्योंकि y में दोनों का वेलोसिटी इक्वल है। तो y को मुझे नहीं लगता इक्वलाइज करने से कुछ फ़ायदा है, मैं बस बोल रहा हूँ क्या कि आप x कोऑर्डिनेट को देखिए, क्योंकि y कोऑर्डिनेट देखिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि दोनों का y कोऑर्डिनेट इक्वल है, जहाँ भी जाएगा अगर ये यहाँ रहेगा तो इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा तो यहाँ भी इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ रहेगा, कुछ ऐसा। अब x कोऑर्डिनेट की बात आती है कि x कोऑर्डिनेट में दोनों एक पोजीशन पे पहुँच रहे हैं या नहीं, ठीक है, कोलिजन करने के लिए। तो y कोऑर्डिनेट का मैं चिंता नहीं करना, मेरे को चिंता करना है x कोऑर्डिनेट का। तो x कोऑर्डिनेट का अगर बात करें तो एक्स ए जो हो जाएगा उसको मैं लिखूंगा, मैं a को ऑरिजिन ले रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं क्या ले रहा हूँ ऑरिजिन, इस पॉइंट को मैं ऑरिजिन लेने वाला हूँ। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। तो आप 5√3 इंटू टाइम टी कर दिए, और उतने ही देर में इसी टी टाइम में बी को भी इसी कोऑर्डिनेट पहुंचना है। तो एक्स बी जो हो जाएगा, अब देखिए एक्स बी लिखने का तो तरीका अलग है, इस एक थोड़ा क्वेश्चन अलग है, तो आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। एक्स बी जो होगा वो होगा 15 मीटर माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, जो डिस्प्लेसमेंट बी निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। आप ध्यान रखिए कि 15 मीटर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 15 मीटर। तो ये ऑलरेडी बी यहाँ है, अगर वो ऐसे मूव करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो उसका जो है एक्स कोऑर्डिनेट घट रहा है। तो टाइम के साथ कितना घटेगा, वो हो जाएगा वी बी एक्स इंटू क्या टी, वी बी एक्स इंटू क्या हो जाएगा टी। 15 पे ऑलरेडी था, वो लेफ्ट आएगा तो धीरे धीरे 15 पे यहाँ है वो और लेफ्ट की तरफ आएगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा घटते जाएगा। तो कोऑर्डिनेट में डरना नहीं है, मुझे पता है कि शुरुआत में जब क्लास 11th में होगा तो इससे थोड़ा अलग टाइप का लगता है, लेकिन ये कुछ बड़ी बात नहीं है, आप प्रैक्टिस किए तो अपने आप कंट्रोल हो जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 15 माइनस वी बी एक्स इंटू टी आप कीजिएगा तो हो जाएगा 15 माइनस वी बी एक्स जो है 5t हो जाएगा। तो आप क्या बोलते हैं फॉर कोलिजन एक्सेस शुड बी इक्वल टू एक्स बी, एक्सेस शुड बी इक्वल टू एक्स बी, तो आप बोलिए कि 5√3t शुड बी इक्वल टू 15 माइनस 5t। यहाँ से जो t का वैल्यू आएगा आप देख सकते हैं 5 कॉमन ले तो आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, 15 है √3 प्लस 1। तो ये इस टाइम में दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे सेम होंगे। वाई कोऑर्डिनेट में पहले ही आपको बता दूं कि वाई कोऑर्डिनेट दोनों का हमेशा सेम होने वाला है। तो आपका ये आंसर आ गया है। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, एक सरप्राइज बता दूं कि ये आंसर जो है टाइम तो निकल गया लेकिन इस टाइम पे कोलिजन होगा नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कीजिए, टाइम ऑफ हाफ फ्लाइट कैलकुलेट कीजिए तो दोनों का y में वेलोसिटी सेम है। तो y आपको ये पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है y वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट
ऑफ ए इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ बी बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं कि कितना 2u/, जो कि है 5 दोनों का, बाई जी आप बोलेंगे, तो आपका वैल्यू जो आ जाएगा, वैल्यू आने वाला है कितना 1 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड के बाद दोनों कोलाइड कर देंगे। दोनों कोलाइड कब करेंगे? 1 सेकेंड्स के बाद। अब दिक्कत यहाँ ये आ गया कि ये जो कोलिजन हो रहा है उसको आप देखिए, वैल्यू को चेक कीजिए, √3 का वैल्यू 1.7 + 1, तो इसको आप बोल सकते हैं 3/2.7, ये ग्रेटर देन 1 है। तो ये कोलिजन होगा वो 1 सेकेंड के क्या होगा? बाद होगा। अगर होना है तो 1 सेकेंड के बाद होगा। तो अगर 1 सेकेंड के बाद होगा तो क्या वो दोनों एयर में रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे, वो लोग पहले ही ग्राउंड पर रिटर्न हो जाएंगे। और उसके कारण जो है मेरा ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ गलत है, और मुझे इसको मॉडिफाई कर कुछ इस तरह से करना होगा ताकि मैं कोलिजन नहीं दिखा सकूं। तो एक्चुअल डायग्राम में अगर ड्रॉ करता हूं यहाँ, तो एक्चुअल डायग्राम जो मेरा होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। ये पार्टिकल कुछ इधर गिर जाएगा, ये भी पार्टिकल कुछ इधर गिर जाएगा, दोनों वहाँ पहुँचेंगे नहीं। हम लोग का जो एजम्पशन था कि इतने टाइम में दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होगा, लेकिन दोनों वहाँ पहुँचेंगे बिल्कुल नहीं। दोनों जो है कुछ पहले ही गिर जाएंगे, और दोनों एक साथ गिरेंगे। एक बात तो श्योर है कि दोनों एक साथ गिरेंगे, क्योंकि दोनों का जो वाई में वेलोसिटी है सेम, वाई वेलोसिटी तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम, तो दोनों आकर ऐसे ऐसे कुछ गिर जाएगा। हाँ, रेंज अलग अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक्स का दोनों का वेलोसिटी अलग है, इसका रेंज ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा अगर और अच्छे से ड्रॉ करना चाहूँ, उसको कोई हालांकि मतलब है नहीं, हम लोग को पता चल गया। तो रेंज अगर दोनों का अलग अलग हुआ तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये कुछ आगे तक चलेगा, लेकिन उतने ही टाइम में ये दोनों एक साथ ऐसे गिर जाएंगे। ठीक है, तो इतना टाइम दोनों को मिलेगा नहीं कि दोनों कोलाइड कर पाए, क्योंकि लोग पहले ही ग्राउंड पर रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप सोच रहे होंगे तो पिछला क्वेश्चन का क्या हुआ? तो पिछले क्वेश्चन एक बार ध्यान रखिए, अब कुछ तो आपको लेवरेज मिलना चाहिए, सारे IIT के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको पूछता है कि टाइम कब होगा, कोलिजन कब होगा, किस टाइम पे होगा, तो ऑब्वियसली कोलिजन हो रहा है तभी आपसे पूछ रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं कि कोलिजन है कि नहीं है। तो टाइम ऐसे केस में टाइम चेक करने की जरूरत नहीं है, तो एक बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपका जो है इसमें टावर से आपको प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है 20 मीटर्स 30 मीटर्स हाइट है टावर का। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स एंड द टाइम व्हेन दे विल कोलाइड। अब इसमें ऐसा नहीं कि चेक करने लगना है कि आपको कोलिजन होगा या नहीं होगा, इसको चिंता ही नहीं करना है, क्योंकि अब पूछ रहा है तो कोलिजन होना ही है, नहीं तो क्वेश्चन ही बेकार है। तो आपसे सपोज कीजिए कि ये कुछ ऐसे आकर कोलाइड करता है, और ये उतने देर में कुछ ऐसे आता है, तो कुछ ऐसे आपका कोलिजन होता है। ओके, अब हम लोग को निकालना है क्या कि कोलिजन कब होगा, और डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स और टाइम ऑफ कोलिजन निकालना है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको ध्यान रखना होगा, सारी चीज़ों को हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन आपको 45 डिग्री है, तो आप डायरेक्ट 10 बोल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन आप बोल सकते हैं, इसको भी आप 10 बोल सकते हैं। बी को तो रिजॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है, उसका वेलोसिटी एक ही है, 10 है। हाइट जो है टावर ए का 20 है, बी का 30 है, डिस्टेंस बिटवीन टावर आप देख सकते हैं 10 है। एक बात मैं बता रहा हूँ कि इस पॉइंट को मैं जो ये पॉइंट है उसको मैं ऑरिजिन मानने वाला हूँ कोऑर्डिनेट इक्वल करने के लिए। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन पे है, अगर मैं 4a बोलूँ, दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट किया गया है, दोनों को फिर से एक साथ प्रोजेक्ट किया गया है साइमल्टेनियसली। आपका देख सकते हैं क्वेश्चन में बोथ आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली दिया हुआ है। तो 4a अगर मैं बात करूँ ए का, चलिए कोऑर्डिनेट मेरे साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक्स ए जो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन इनटू आप टाइम बोलेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन कितना हो गया है 10t। आप बस इक्वेशन को, आपको कुछ नहीं समझ में आया बस ऐसे ही करना है शुरुआत में, उसके बाद आप धीरे धीरे कैच कर सकते हैं इसको। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए अगर बात करें तो आप लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ इन वाई डायरेक्शन ut माइनस हाफ GT², तो -5t², इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अगर बात करें फॉर बी की तो एक्स बी, अब देखिए एक्स बी में लिखने वाला हूँ d - 10t। अब पूछिए क्यों?
ठीक है, आप तो पूछ नहीं सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि देखिए फिर से बी के साथ वही दिक्कत है कि आपने यहाँ ऑरिजिन माना और बी कुछ इधर से आ रहा है, इसको आप ऑरिजिन माने, बी इधर से आ रहा है, ये डिस्टेंस आपका क्या है, डी है। ध्यान रखिए आपको कॉन्सेंट्रेट करना है बस एक्स कोऑर्डिनेट को। तो अगर वो लेफ्ट की तरफ चलता है, अगर वो किधर चलता है, लेफ्ट की तरफ, तो वो तो एक्स में एक्स कोऑर्डिनेट उसका घटते जा रहा है ना। और किसी भी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बी इनटू टाइम, वेलोसिटी ऑफ बी इनटू इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम, और वेलोसिटी ऑफ बी तो एक्स ही डायरेक्शन में है ही, 10 किधर है, एक्स डायरेक्शन में है। तो उसी को मैं ध्यान में रखते हुए मैं क्या कर दूंगा कि डी में से इसका डिस्प्लेसमेंट घटा दूंगा। तो ऑलरेडी वो डी पे था और डिस्प्लेसमेंट घटेगा तो उसका क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकल जाएगा। तो ये हुआ इक्वेशन थर्ड। होप आपको ये बात समझ में आ जाए। अब आप बात ये आती है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी की। तो वाई कोऑर्डिनेट में लिखूंगा, देखिए अब बी कितने हाइट पे है, ए से जो है ऑरिजिन से वो कितने मीटर पे था, 10 मीटर्स पे, क्योंकि ए का जो हाइट है 20 और बी का हाइट 30 हो गया है, तो 10 मीटर्स ऊपर है। अब y अगर b को हॉरिजॉन्टली आप थ्रो करते हैं तो एक्चुअली b कुछ ऐसे आएगा। तो जो y में डिस्प्लेसमेंट है, फिर से मैं आपको एक बार दिखा दूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा, ये कोऑर्डिनेट लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। देखिए ये आपका ऑरिजिन है और आपका जो b है यहाँ पर है, तो आपने इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया तो ये ऐसे कुछ आएगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए। तो जो y में डिस्प्लेसमेंट है b का वो कितना होगा, यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन यू वाई वेलोसिटी ऑफ बी इन वाई डायरेक्शन क्या है, शुरुआत का 0, तो ये तो टर्म आने वाला ही नहीं है। तो मैं लिखने वाला हूँ 10 में से आपको घटा देना है, 10 मीटर्स अप था वो, घटा देना है बस कितना, हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में लिखने वाला हूँ, तो उससे मेरा कन्फ्यूजन हट जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि इस माइनस को हटा दीजिए। तो मैं लिखने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा, 10, समझ रहे बात को, और प्लस 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। होप आपको ये बात समझ में आए। किसी तरीके से आपको कोऑर्डिनेट बैलेंस करना है, आपको समझिएगा ज़्यादा अच्छा आएगा। आपको इसमें कोई फार्मूला नहीं है कि फार्मूला रटा मारकर आप लिख लीजिएगा। तो 10 माइनस 5t स्क्वायर, क्योंकि 5t स्क्वायर से नीचे आता है, ये वन डायमेंशनल मोशन में भी हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए बस करना क्या है, इसको इक्वलाइज कर देना है, इसका करना है इक्वलाइज। आपका अननोन्स कितने हैं, 2 अननोन्स हैं डी और टी। इक्वेशंस कितने बनेंगे आपको, 2। कैसे 2 बनेंगे, ऐसे तो इक्वेशन 4 हैं। आप बोलिएगा कि एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी। आप बोलिएगा क्या कि फॉर कोलिजन क्या होना चाहिए, एक्स ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स बी, एंड वाई इज इक्वल टू वाई बी। एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी से आप कुछ मिलने वाला भी नहीं है, तो इसको आप अवॉइड कीजिए और इक्वल कीजिए वाई ए इज इक्वल टू क्या, इक्वल कीजिए वाई बी। होप आप बात को समझ रहे हो, बिल्कुल आप जिस तरीके से समझेंगे वैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो वाई ए इज इक्वल टू वाई बी आप कीजिएगा, तो 10t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिखिए 10 माइनस 5t स्क्वायर। तो यहाँ से 5t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जो t का जो वैल्यू आएगा वो 1 सेकेंड्स आएगा। तो 1 सेकेंड के बाद दोनों कोलिजन करेंगे। अब 5t स्क्वायर कैंसिल क्यों होता है, उसका भी एक लॉजिक है, भले ही आपको अभी समझ में नहीं आए, लेकिन उसको जब मैं बताऊंगा तो उसका लॉजिक समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन हमेशा आसान होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन कभी मुश्किल होने वाला नहीं है ये सब में। तो और एक्स इज इक्वल टू आप एक्स बी कीजिएगा, तो आप एक्स इज इक्वल टू एक्स बी करने पे आप देख सकते हैं कि एक्स ए का वैल्यू 10t है, तो आप लिखिएगा कितना, 10t इज इक्वल टू एक्स बी का वैल्यू हो जाएगा डी माइनस कितना, 10t। तो एक तरीके से जो d का वैल्यू हो जाएगा 20t, और 20t इट मीन्स t इज इक्वल टू 1, तो 20 मीटर्स हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स हो जाएगा वो 20 मीटर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिए हमेशा जो ग्रेविटी एक तरीके से कैंसिल होने वाला ही है, इसका लॉजिक है, अभी आपको लॉजिक भले ही पता नहीं चले लेकिन इसके भी लॉजिक्स हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, इन सारे क्वेश्चन जिस जिस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बस एक लाइन का एक शॉर्टकट है, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअली वो शॉर्टकट नहीं, हो एक डिफरेंट टॉपिक है, हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं। तो उस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को
एक या दो लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, उसमें सोचना आपको ज़्यादा पड़ता है, आपको चीज़ों को विजुलाइज करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आपको समझ में आ गया तो कोलिजन्स वाले क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन आपका कोलिजन से है या दूसरे टाइप के भी मैं और भी इसमें क्वेश्चन ऐड करने वाला हूँ अभी, ये तो आपका इंट्रोडक्शन था समझने के लिए। तो कोलिजन वाले सारे क्वेश्चन हैं उसको आप उस तरीके से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना ही। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि एक्सेप्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिस क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये हो गया, क्वेश्चन फर्स्ट आपका ये हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि इस क्वेश्चन में जो प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है, जो गन को फायर किया गया है, एक इंस्टेंट पे नहीं फायर किया गया, दोनों के बीच में कुछ टाइम इंटरवल है। तो ऐसे क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन से नहीं सॉल्व कर पाते हैं जिसको दो डिफरेंट मोमेंट्स पे फायर किया गया। लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है एक ही साथ, 2 पॉइंट्स या 1 पॉइंट से, ऐसा कुछ भी हो, तो अगर प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है एक ही साथ, तो उस केस में आप रिलेटिव मोशन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो उस केस में आप रिलेटिव मोशन का तरीका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बात किया है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग कभी भी रिलेटिव मोशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे इस तरीके को इतना एक्सप्लेन करना पड़ा डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, कि आपको अगर मैं रिलेटिव मोशन बता दिया तो आप ये सब क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर लोगे, एक एक लाइन दो दो लाइन का सारा क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको दो डिफरेंट मोमेंट्स पे प्रोजेक्टाइल को फायर किए गए हैं, उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो तब तक के लिए बाय बाय।